नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा दस्तावेज 2005 में जो है प्रस्तुत किया गया था, इससे संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीडीपी, ईवीएस, मैथ, पेडागोजी हर जो है सेक्शन में पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% जो है आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को 100% देखने को मिलेंगे, इसलिए इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। कुछ बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं और कुछ बहुत थोड़ा सा रट्टू तोता वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको तैयार कर लीजिए, नोट्स के रूप में लिख लीजिएगा। बाकी बहुत सिंपल टॉपिक है, हर बच्चा जो है इस टॉपिक से क्वेश्चंस कर सकता है, बशर्ते एक बार उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि वीडियो शुरू हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है, टारगेट को अचीव करने में जो है हेल्प किया करिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों से जो है खुश होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जो है कमेंट करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमसे कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में जो महत्वपूर्ण बिंदु पर टॉपिक दिया है, यहाँ से क्या होता है कि आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो है मैंने ऑप्शंस दिए, यही ऑप्शंस आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। उन्हीं क्वेश्चंस में यही ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए इन ऑप्शंस से आप इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट रूप में समझ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एक करके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एनसीएफ से संबंध में पूछे गए वो तो मैंने दिए ही दिए, उसके अलावा उन सभी ऑप्शंस को भी मैंने निकाल करके आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो एक करके पढ़ लेते हैं। तो देखिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्य चर्चा को समृद्ध करना, एनसीएफ का काम क्या हुआ कि बच्चे का संपूर्ण विकास सुनिश्चित हो और वो ऐसा जो है फ्रेमवर्क तैयार करना उसका काम था। तो ये एक आंसर हो गया। बच्चों के सीखने को आनंदमय बनाना और अनुभवात्मक बनाना, ये जो है एनसीएफ का काम था। एनसीएफ का काम था सक्रिय और सहभागिता आधारित प्रक्रिया को जो सुनिश्चित करना था। तार्किक चिंतन और समस्या समाधान क्षमता का विकास करना, ये भी एनसीएफ के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना बच्चों के अंदर और जिज्ञासा का विकास करना, ऐसा सिलेबस ऐसा करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करना ताकि बच्चों के अंदर एक तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो, उसके बाद सीखने के लिए उनके अंदर जिज्ञासा हो, ललक हो, रुचि हो, इंटरेस्ट जगे, है ना, बोरियत वाला काम नहीं होना चाहिए। संप्रेषणीयता एवं अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, है ना, मतलब बच्चा जो है संप्रेषण करने लगे, ऐसा बातचीत करने लगे, कम्युनिकेट करने के लगे, है ना, इस तरीके की क्षमता का विकास करना। अधिगम की प्रगति का पता लगाना कि बच्चा का जो है एक तरीके से जो है मूल्यांकन करना कि भैया कितना ग्रोथ किया है बच्चा, है ना, तो कितना ग्रोथ किया, फिर उसका निदान करना, ये सारी चीज़ें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना। मार्गदर्शक, सहायक और सहयोगी की भूमिका निभाना। इसमें मार्गदर्शक की भूमिका, सहायक की भूमिका, सहयोगी की भूमिका कौन होता है? शिक्षक होगा, टीचर होगा। ठीक है, बच्चों के अनुभव और परिवेश से सीखना, ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और अक्सर ये पॉइंट्स जो है पॉजिटिव टैग वर्ड में यूज होते हैं, तो आपको ये पता होंगे। ठीक है, प्राकृतिक जिज्ञासा पैदा करना बच्चे के अंदर, सौंदर्य बोध पैदा करना, रचनात्मकता को पोषित करना, लिंग, जाति और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जो है समावेशिता करना और बहुभाषिक दृष्टिकोण डेवलप करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृभाषा का प्रयोग करना और सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता और आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना। आलोचनात्मक चिंतन का मतलब होता है बच्चे के अंदर, यार तुम मेरी आलोचना करो, है ना, लेकिन बस सही बात बताना, देखो भाई यार तुम बहुत अच्छे आदमी हो लेकिन बहुत कुछ कभी कभी ऐसा कर देते हो। तो आलोचनात्मक चिंतन ये होता है, पॉजिटिव और निगेटिव सभी फैक्ट्स को जो है साझा करना। ठीक है, तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, इतने पॉइंट्स के आधार पे आप एनसीएफ के क्वेश्चंस जो है कर पाएंगे। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाक से। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा कब तैयार की गई थी? इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा तैयार की गई थी 1975 में, उसके बाद तैयार की गई थी 1988 में, उसके बाद तैयार की गई थी 2000 में और फिर आखिरी वाली जो है तैयार हुई थी 2005 में। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टोटल 4 बार जो है फ्रेमवर्क जो है बनाया गया है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में अब तक कुल कितने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा दस्तावेज जिसे कहते हैं एनसीएफ बन चुके हैं?
तो मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अभी जो है 1975, 1988, 2000, 2005, तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ 4 हो गए। ठीक है, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में कितने जो है पोजीशन पेपर मतलब स्थानिक विषय तैयार किए गए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत किया करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़ाई। देखिए, एनसीएफ से रिलेटेड तो वीडियो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर है 15। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। बिल्कुल रट लेना, बस याद रखना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा में कुल कितने सदस्य थे? तो आंसर है यहाँ पे एनसीएफ की जो है कमेटी बैठी होगी, तब उसमें कुछ अध्यक्ष बनाए गए होंगे। तो अध्यक्ष इसके बनाए गए थे यशपाल शर्मा की जो है कमेटी हुई थी, उसके ये अध्यक्ष थे। एनसीएफ 2005 की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें टोटल सदस्य थे 38। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, वही मूल उद्देश्य क्या है, तो केवल उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल भी नहीं। रटकर याद करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, नहीं। बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य था, है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देना, प्लस जो है गतिविधियां, एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग पर फोकस कर रहा था। ठीक है, रचनात्मक तरीके से बच्चों को सिखाना, स्वयं से करने के लिए सिखाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना, आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना, ये इसका मूल उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखने का वातावरण कैसे होना चाहिए? तो सीखने का वातावरण कैसा होना चाहिए? एक क्लासरूम में, एक स्कूल में, एक घर में बच्चा जब सीखता है, वहाँ से सीखता है, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर किस तरीके का होना चाहिए? तनावपूर्ण होना चाहिए। तो घर में अगर तनावपूर्ण हो, या स्कूल या क्लासरूम में तनावपूर्ण माहौल होगा, तो बच्चा सीखेगा। प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए, या प्रतिस्पर्धात्मक मतलब एक दूसरे से तुलना करो कि ये अच्छा कर लेता है, मैं अच्छा नहीं करता, तो इससे बच्चा जो है डिमोरलाइज हो जाएगा, है ना, डाउन हो जाएगा, और उसके अंदर सीखने की रुचि, इंटरेस्ट कम होती जाएगी। दंड और डर रहित तो होना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चे को कुछ भी करे उसमें उसको डर का माहौल नहीं होना चाहिए, या फिर उसे दंड की भावना नहीं होनी चाहिए कि अगर मैंने ये नंबर नहीं लेके आया, या मैंने ABCD नहीं सुनाई, या मैं जो है एग्ज़ाम में टेस्ट में फेल हो गया तो मुझे मार पड़ेगी, है ना। तो इस तरीके का भाव बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन प्रणाली पर किस प्रकार जोर दिया गया? तो देखिए, मूल्यांकन प्रणाली मैंने अभी आपको बताया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया। इससे क्या होता है, बच्चे का संपूर्ण जो है विकास देखा जाता है कि भैया बच्चा क्या सीख रहा है। सतत में मतलब कंटिन्यूटी मूल्यांकन होता है, कंटिन्यूस मूल्यांकन देखते हैं। व्यापक में मतलब बहुत लार्ज जो है रूप में देखते हैं कि भैया जैसे एक होता है ना, शरीर में ब्लड टेस्ट हुआ तो केवल जो है CBC करा लिया, नहीं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट कराइए। तो उसमें CBC, LFT, KFT, ब्लड और भी जो है क्रेटाइन टेस्ट हो गया, है ना, शुगर टेस्ट हो गया। तो वे व्यापक मूल्यांकन में ये होता है, कंप्लीट मूल्यांकन होता है। सतत में मतलब ये होता है कि हर 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में मूल्यांकन करते रहिए। ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था एनसीएफ 2005 के जो राष्ट्रीय संचालन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो प्रोफेसर यशपाल शर्मा थे। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में करिकुलम जो शब्द दिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है? तो ये करिकुलम जो फ्रेमवर्क है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, ना ही स्पेनिश है और ना ही हिंदी भाषा से, ये लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान जो है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य क्या हो सकता है भाई? बच्चों को जो है याद कराना, या फिर प्रश्नों पे जोर देना, या फिर केवल तकनीकी कौशल को नज़रअंदाज करना। यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने का मूल अर्थ होता है कि बच्चे के अंदर प्राकृतिक जिज्ञासा भरना, सौंदर्य बोध हो, रचनात्मक तरीके से सीखे, है ना, आलोचनात्मक चिंतन बढ़ावा हो, वैज्ञानिक स्वभाव बच्चे के अंदर आए, ये सारी चीज़ें होती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना तभी होगा ना जब वो विज्ञान पढ़ेगा, है ना। अब वो आर्ट पढ़ेगा तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ से होगा? आप आर्ट जो है सब्जेक्ट्स के बच्चे को देखिए, या होम साइंस से पढ़े हुए बच्चे को देखिए, और एक साइंस और मैथ के बच्चे की तुलना करिए, तो आप समझ पाएंगे बहुत जो है अंतर होता है इन दोनों के नेचर में, है ना, माइंडसेट में बहुत अंतर होता है। ठीक है।
स्थापना के वर्षों में समावेशी शिक्षा में वृद्धि करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा कौन सा नवीन सामग्री विकसित की गई थी। अब देखिए, समावेशी शिक्षा को विकसित करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी जो है द्वारा नवीन सामग्री जो है विकसित की गई थी, उसका नाम था बरखा। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, इस नाम को भूलिएगा नहीं, क्योंकि मिलता जुलता नाम देंगे तो हो सकता है आप गलत भी कर दें। मैं बार बार ऐसी बातों पे फोकस करता हूँ कि जो आप गलत करेंगे, मुझे पता है कि आप कहाँ पे गलत कर सकते हैं। तो जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं आपको बाकायदा अपनी सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आप लोग कितने लोग हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? मतलब सीटेट का पहला एग्जाम है उनका, सीटेट का पहला एग्जाम है जो आप पहली बार देंगे। इससे पहले उन्होंने एक बार भी सीटेट का एग्जाम नहीं दिया है, चाहे वो पास हो या फेल हो, कोई भी, बस सिर्फ केवल पहली बार देने जा रहे हैं। वो बच्चे जो हैं कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मेरे पास उनके लिए कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, मैं उनको बेहतर से बेहतर जो है कुछ प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, जो भी होगा मैं, बस आप कमेंट करिएगा। चलिए, 12वां क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 2005 में परीक्षाओं के संबंध में क्या सिफारिश की गई थी। तो परीक्षाओं के संबंध में जो सिफारिश की गई थी वो था 12वें का आंसर है, देखिए 10वीं और 12वीं के अंत में परीक्षाओं को समाप्त कर देना, ये सिफारिश की गई थी, या फिर टेक्स्ट आधारित और क्विज प्रकार के प्रश्नों को बदलना, ये सिफारिश। ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर है, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। सिफारिश की गई थी टेक्स्ट आधारित और क्विज प्रकार के प्रश्नों को बदलना। नेक्स्ट, एनसीईआरटी 2005 के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना किस बात पर बल देता है। तो ये शिक्षकों के लिए अधिक नियम बनाना, परीक्षाओं को अधिक कठिन बनाना, या पाठ्यक्रम को लचीला बनाना। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे लचीला शब्द, पाठ्यक्रम, इस तरीके के शब्दों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 में परीक्षा सुधार के तहत किस प्रकार के सुधारों का सुझाव दिया गया था। तो परीक्षा सुधार के तहत जो सुझाव दिए गए थे वो था खुली पुस्तक परीक्षाएं आयोजित करना, ओपन बुक एग्जाम्स करना। ऑप्शन यहाँ पे सी आंसर होगा, 14वें का आंसर होगा सी। ये बोर्ड परीक्षा को हटाना, परीक्षाएं आयोजित करना, परीक्षाओं की संख्या बढ़ाना या कम करना, इस तरीके के कोई ऑप्शंस काम नहीं आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 डैश डैश पर जोर देता है, किस बात पर जोर देता है। तो यह करके सीखने पर जोर देता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 का संशोधित दस्तावेज रविंद्रनाथ टैगोर जी के डैश डैश निबंध से प्राप्त होता है। तो ये निबंध था सभ्यता और संस्कृति से प्राप्त होता है। आंसर हो गया ए, ना कि सभ्यता और प्रगति से प्राप्त होता है, संस्कृति नहीं, ना बच्चों का भविष्य निर्माण। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर है ऑप्शन ए, सभ्यता और प्रगति नाम का एक निबंध था, वहीं से जो है इसका संशोधित दस्तावेज तैयार किया गया है। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार सीखना किस प्रकार होना चाहिए। तो बच्चे जब सीखते हैं किस रूप में सीखना चाहिए, सक्रिय रूप से सीखना चाहिए, एक्टिव लर्निंग, सहभागिता आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए। सहभागिता मतलब कोऑपरेटिव, मतलब 4-5 बच्चों का ग्रुप्स हो, उसमें बच्चे एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, एक दूसरे को ज्ञान जो है एक दूसरे को जो है वो करें। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे बी। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो विज्ञान पढ़ाने का मूल उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना बच्चे के अंदर और जिज्ञासा की भावना विकसित करना। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। बाकी प्रयोगशाला में अधिक प्रयोग कराना, कठिन शब्द याद कराना, परीक्षाएं पास कराना, शब्दावलियाँ तैयार कराना, सूत्र याद कराना, है ना, गणनाएं याद कराना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, जिज्ञासु प्रवृत्ति बच्चे के अंदर डेवलप करना कि वो जाने कि क्या है ये सर, क्या है ये मशीन, क्या है, अच्छा ये क्या करती है, अच्छा ये सर ऐसा करती है तो ये क्या करती है, फिर ये करती है। इससे बच्चे का जो है माइंड जो है खुलता है। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत विकास का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो विद्यालय के ज्ञान को बाहरी दुनिया से जोड़ना ये है। ध्यान रखें, यहाँ पे गलत आंसर चुनना है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण रटने की प्रवृत्ति से हट जाए, मतलब रटने की प्रवृत्ति से हटाना, ये भी बिल्कुल सही है, बच्चे रटे नहीं,
समझ के पढ़ें, समझें। परीक्षाओं को आसान बनाना, तो यहाँ पे देखिए परीक्षाओं को आसान बनाना इसका मूल मतलब लक्ष्य नहीं है, ये यहाँ पे आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी गलत है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? अंग्रेजी पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि इससे क्या होगा कि बहुभाषिता को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जो भाषा कोई मातृभाषी है, किसी की मातृभाषा जो है हिंदी है, तो किसी की मातृभाषा पंजाबी है, तो किसी की मातृभाषा कन्नड़ है, तो किसी की मातृभाषा तमिल है, तो किसी की मातृभाषा जो है बंगाली है। तो ये सभी भाषाएं हैं। अब एक भाषा वाले व्यक्ति को इतनी भाषाएं, एक क्लास में इतने सारे भाषा वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मूल अर्थ में हमको एक ऐसा जो है भाषा चुनना पड़ेगा ताकि जो है सभी लोग एक कॉमन रूप से सीख सके, है ना। तो यहाँ पे बहुभाषिता के रूप में जो है पढ़ाने का मूल उद्देश्य होता है ताकि उसको बढ़ावा दिया जा सके। ऑप्शन यहाँ पे ए है। एनसीएफ 2005 के ने जो है कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं और कक्षा 3 से सप्ताह में कितने गृह कार्य की सिफारिश की? तो देखिए, क्लास 1 क्लास 2 में 0 गृह कार्य दिया गया है और क्लास 3 में सिर्फ 2 घंटे का गृह कार्य दिया गया है। क्लास 3 में 2 घंटे का कार्य दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। 21वें का आंसर हो गया बी। ठीक है, और 6 से 8th तक बच्चे को कितने घंटे का कार्य दिया गया? तो 4 घंटे का, सप्ताह में 4 घंटे का, ये बात याद रखना, डेली नहीं। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में सम्मिलित है। तो देखिए, कौन सा मार्गदर्शक सिद्धांत में सम्मिलित किया गया है? तो ज्ञान को बाहर से जीवन से जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह सुनिश्चित करना कि अधिगम को कंठस्थ विधि रट्टू तोता से दूर रखा जाए, बिल्कुल सही जवाब है। पाठ्य पुस्तकों से परे जो है पाठ्यक्रम को भी शामिल करना, किताबों के अलावा भी और भी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल दुनिया में हो रही हैं उनको भी शामिल करना, ये भी सही है। विकलांगता के चिकित्सा मॉडल के साथ सह संबंधन करना और प्रमुख संस्कृति पर ध्यान देना। तो यहाँ पे जो आंसर है ए बी सी सही जवाब होगा। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे उतने ही जो है आंसर्स लगाने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाने का प्रयास किया करिए। आधा घंटे का मैं पेपर बनाता हूँ, आधा घंटा का मैं पेपर में बना करके आपको पूरा जो है थ्योरेटिकली सारी चीज़ें समझा करके ख़त्म कर देता हूँ। अगर आप आधा घंटा जो है शांति से पूर्वक जो है सुन ले, उसके नोट्स बना ले, तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 110 120 से कम आपके नंबर नहीं आएंगे। मैं मतलब बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा, बहुत लेवल में बात कर रहा हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 का विचार डैश डैश से प्राप्त होता है। तो ये कैसे प्राप्त होता है? तो ये रचनावाद सिद्धांत से प्राप्त होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। किस दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है? ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन विद्या से मुक्त करना और परीक्षाओं को अपेक्षाकृत सरल बनाना, है ना। आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। क्या सही नहीं है? तो ये सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बच्चे स्वभाव से सीखने के प्रति प्रेरित होते हैं, ये सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरीके से सीखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे गलत हो, सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक तरीके से सीखते नहीं हैं, क्योंकि एक क्लासरूम समावेशी क्लासरूम होता है, वहाँ पे विविधताएं होती हैं, भाषा में विविधताएं होती हैं, नॉलेज में विविधताएं होती हैं, समझ में बच्चे में सभी बच्चों का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। और डेवलपमेंट किस पे टिका होता है? वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर टिका होता है। सभी का हेरिडिटी अलग है, सभी के मिलने वाले माता पिता से गुण अलग हैं। कुछ बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल होते हैं क्योंकि उससे माता पिता भी उनके आईएएस हैं, पिता भी आईएएस हैं, है ना, नाना नानी भी आईएएस अधिकारी थे, है ना। घर का माहौल इतना बेहतरीन है कि सब अंग्रेजी बोलते हैं, तो बच्चा स्वाभाविक रूप से वो अंग्रेजी बोलेगा, उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा। आप एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताता हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा, जो मैं आपको एक सही बात बताता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल का टॉपर बच्चा गांव का, ठीक है, और एक कॉन्वेंट स्कूल का जहाँ पे अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं बोला जाता, अगर हिंदी बोल दो तो फाइन लग जाता है 500-500 रुपए का। तो कॉन्वेंट स्कूल का सबसे बैक बेंचर वाला लड़का, बैक बेंच में लड़का
अब बताइए मुझे, सही बताइए, ये स्कूल का बच्चा जो एक्टिविटीज़ स्कूल में करिकुलम एक्टिविटीज़ होते हैं ना सब, है ना, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना, वहाँ पे खड़े होकर स्टेज पे बोलना, अंग्रेजी में बोलना, इंग्लिश में बोल रहा है, पढ़ाई में बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, लेकिन ये टॉपर लड़का सिर्फ केवल पढ़ने के अलावा उसको जो है अगर स्टेज पे खड़ा कर दो तो पैर हिलने लगे। इन दोनों में से सबसे लाइफ में बेहतर कौन सा करेगा? तो मैं गारंटी कह सकता हूँ, हो सकता है कि ये गवर्नमेंट वाला बच्चा आगे जाकर के आईएएस का एग्जाम निकाल ले, वो अलग बात है, लेकिन अगर दोनों की तुलना करी जाए तो ये कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा बेहतर कर लेगा, आसानी से चीज़ों को जो है हैंडल कर लेगा, आसानी से चीज़ों को पकड़ लेगा, है ना, एसएससी की तैयारी कर लेगा, फटाक से जो है अगले 2 साल में जो है एसएससी निकाल सकता है। इसको जो है तोते उड़ जाएंगे, इसको अंग्रेजी का पेपर देने में भी तोते उड़ जाएंगे, है ना। यूपीएससी निकलेगा नहीं, क्योंकि भाई साहब यूपीएससी में अंग्रेजी बहुत ही बड़ा रोल अदा करती है। 700 बच्चों में से 11 बच्चे केवल हिंदी मीडियम से सेलेक्ट होते हैं, बन के आईएएस बन के निकलते हैं, बाकी सारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम से होते हैं, इंग्लिश मीडियम से होते हैं। 11 नहीं मान लो तो चलो भाई 30 बच्चे हो गए, क्योंकि मैं तो यही एग्जाम दे रहा था तो मुझे पता है 30 बच्चे हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हो रहे हैं, वो भी क्लास स्टार्टिंग के टॉपर नहीं होते, इनकी रैंक स्टार्ट होती है 200 से, है ना, तब इनके टॉपर होते हैं। तो ऐसे होते हैं, तो इनके व्यक्तिगत स्तर पर हम यहाँ पे देखेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। बिना बोझ के शिक्षा मुख्य फॉर्मूला किसके अंतर्गत आता है? तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिन्होंने यशपाल समिति ने जो है इसकी सिफारिश भी की थी, ठीक है। 26वें का आंसर है ऑप्शन यहाँ पे बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर की भूमिका एक क्या होती है? तो एक जो है टीचर की भूमिका सूत्रधार की होती है ना। आंसर हो गया यहाँ पे सी। एनसीएफ 2005 का मसौदा किस संस्था ने तैयार किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये मसौदा एनसीईआरटी के द्वारा तैयार किया गया था। ये मसौदा एनसीईआरटी संस्था के द्वारा तैयार किया गया था। शून्य पाठ्य चर्चा क्या है? देखिए, शून्य पाठ्य चर्चा जिसपे कोई बातचीत नहीं होती, पाठ्य चर्चा जो शिक्षक द्वारा नहीं सिखाए जाते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक टीचर की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो ये भूमिका अनुमोदक की नहीं होनी है, आधिकारिक, तानाशाह, सुविधा प्रदाता की होती है, सुविधादाता की तरह होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एनसीएफ 2005 के अनुसार डैश 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 एक सामान्य पहलू है जो बच्चों के लिए शारीरिक असुविधा है। तो यहाँ पे 31वें का आंसर है अत्यधिक भार युक्त स्कूल बैग देना। ये एक शारीरिक असुविधा ही देखे जाएंगे, है ना। चलिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने चरित्र में डैश डैश और डैश डैश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, मैं गारंटी है। थोड़ी देर के लिए वेट करता हूँ, आप लोग आंसर इसका लगाइए, सोचिए इसके बारे में। तो आंसर देखिए यहाँ पे, अधिगम अपने चरित्र में सक्रिय और सामाजिक होता है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। निष्क्रिय काट देते, सरल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अधिगम इतना भी आसान नहीं है जितना लिख दिया गया है। अधिगम की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है, और सरल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने सिफारिश की कि बच्चों की स्कूली शिक्षा डैश डैश से जुड़ी होनी चाहिए। अब किससे जुड़ी होनी चाहिए? तो वार्षिक परीक्षाओं से जुड़ी चाहिए, बिल्कुल भी मुख्य धारा की राय। और आंसर हो गया स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य चर्चा के विकास के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 द्वारा प्रस्तावित सिद्धांतों में से एक है? तो कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित है? 34वें का आंसर है यह सुनिश्चित करना कि छात्रों के तनाव को दूर करने के लिए अधिगम में जल्दबाजी ना की जाए। ध्यान रखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन बी। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चे असफल नहीं होते, वे स्कूल की असफलता को दर्शाते हैं। तो बच्चे फेल नहीं होते, फेल हुआ कौन? स्कूल वाले फेल हुए। तो इस बात से हम पूरी तरीके से सहमत हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चा संपूर्ण विकास के लिए आता है और टीचर वहाँ का मार्गदर्शक होता है, उनको रास्ता दिखाता है, सही और गलत की पहचान करना सिखाता है। और अगर वो इतना समय 8-8 4-6 घंटे पढ़ने के बाद भी अगर वो बच्चे असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्कूल फेल हुआ है।
स्कूल ऐसी तकनीक, ऐसी तरकीबों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है बच्चों के साथ ताकि वो उस चीज़ों को सीख सके। तो आंसर हो गया यहाँ पे ए। ECCE स्तर पर राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 ने किस पर बल दिया है? तो देखिए आंसर है, इसका पहले फुल फॉर्म याद कर लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा ने किस पर बल दिया? तो यहाँ पे आंसर है 36 का, सार्वभौमिकता पे बल दिया, सार्वभौमिकरण पे बल दिया। आंसर हो गया ऑप्शन ए। एनसीएफ 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल होमवर्क जो है समय की सिफारिश करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 6 से 8th तक के बच्चों की अगर हम बात करें तो 4 घंटे सप्ताह में बात कर रहा है, लेकिन 10वीं और 11वीं के बच्चों की बात करें, 10वीं से 12वीं तक के बच्चों की बात करें तो जो है यहाँ पे आंसर है प्रतिदिन 2 घंटे का होमवर्क। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को सम्मिलित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कला शिक्षा को सम्मिलित करने का इसलिए उद्देश्य है ताकि बच्चों में इसका आंसर है कला शिक्षा में आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना हो गया। नेक्स्ट, बालकों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, ये कथन किस संबंध में है? तो ये तो पहले ही बता दिया, आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ आते हैं। मैंने शुरुआत में जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं उसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, 40 लाइक्स है, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।